नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में गांधी नेहरू परिवार पर तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी को सीधे सीधे आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा, आजकल जाति की बात करना फैशन हो गया है। कुछ लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें संविधान की भावना का मतलब नहीं मालूम। मोदी ने कहा, जो लोग दलितों की बात करते हैं वो ये तो बताएं कि देश के इतिहास में क्या अब तक ऐसा हुआ है जब एक ही दलित परिवार के 3 मेंबर्स एक साथ एक वक्त संसद में रहे हों। मोदी ने कहा, जो लोग गरीब की झोपड़ी में जाकर फोटो सेशन कराते हैं वो गरीबी का मतलब क्या जाने, इसीलिए उनको गरीब परिवार से आई राष्ट्रपति महोदया का भाषण बोरिंग लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो लोग अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करते हैं, वो न संविधान की मर्यादाओं को समझते हैं न देश की एकता के महत्व को समझ सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान जितने मुद्दे उठाए गए थे, सरकार पर जो जो इल्जाम लगाए गए थे, सबका मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। अपनी सरकार के काम गिनाए। मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने हाथ की सफाई को खत्म कर दिया। सरकार गरीब और मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए काम कर रही है। घपले घोटाले बंद होने से जो पैसा बचा उसका इस्तेमाल शीश महल बनाने में नहीं, लोगों की जीवन स्तर को सुधारने में लगा। मोदी ने आज भविष्य के संकेत भी दे दिए और कहा, अभी तो उनका सिर्फ तीसरा टर्म है, आगे भी वो पूरी ताकत के साथ भारत को विकसित बनाने के काम में जुटे रहेंगे। मोदी के आज के भाषण का सियासी मतलब क्या है? इस भाषण में राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज है? दिल्ली के लोगों के लिए क्या संदेश है? और मोदी ने भविष्य की रणनीति की तरफ क्या क्या इशारे किए, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। सबसे पहले आपको मोदी की बात सुनवा देता हूं। मोदी ने अपने भाषण के शुरू में गरीबी का मुद्दा उठाया, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने चर्चा के दौरान लोकसभा में इल्जाम लगाया था कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, सिर्फ उद्योगपतियों पर मेहरबान रहती है, सरकार गरीब विरोधी है। इसलिए मोदी ने पहले ये बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए क्या क्या किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कैसे ले आए, सबके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे किया, हर घर तक नल से जल कैसे पहुंचाया, 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनवाए, 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को पक्के घर दिए, गरीबों के घर तक बिजली के कनेक्शन पहुंचाए। और इसके बाद मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया। मोदी ने कहा, गरीब की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने से गरीबी के दर्द का एहसास नहीं हो सकता। जो लोग दशकों तक गरीबी दूर करने का नारा देते रहे, उन्हें गरीब परिवार से आई राष्ट्रपति के मुंह से गरीब की बात करना भी नहीं पचा। इसीलिए उन लोगों को राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग लगता है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है।
मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसके बाद मोदी ने करप्शन का मुद्दा उठाया। पहले राजीव गांधी के भाषण की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी ने कहा अब हाथ की ऐसी सफाई नहीं चलती। उन्होंने घपले घोटालों के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इससे 12 लाख करोड़ रुपए बचे हैं और इस पैसे का इस्तेमाल जनता के कामों में हुआ। इसी दौरान मोदी ने नाम लिए बगैर आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। मोदी ने कहा कुछ पार्टियां देश के लिए आपदा बन गई हैं, झूठे वादे करके सत्ता में आती हैं और फिर घोटालों से सुर्खियां बटोरती हैं। मोदी ने कहा कुछ लोग सत्ता में आते हैं तो इंपोर्टेड शार और जकूजी लगवाते हैं, जनता के पैसे से अपने लिए शीश महल बनवाते हैं, लेकिन उन्होंने जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए ही किया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। क्योंकि राहुल गांधी पिछले 2 साल से आपने देखा होगा जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। मोदी की सरकार पर संविधान को खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगाते हैं। कल लोकसभा में भी राहुल ने यही किया था। इससे पहले कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के समय भी राहुल ने कहा था कि वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कुछ लोग हताशा में इतना डूब गए हैं कि अब इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग की बात करते हैं। मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल जैसी भाषा देश के लिए बेहद खतरनाक है। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले
इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना के बहाने गांधी नेहरू परिवार पर सीधा हमला किया। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर कहा, जो लोग बार बार जाति का सवाल उठा रहे हैं, उनके परिवार के 3 मेंबर आज लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं। लेकिन क्या ये लोग बता सकते हैं कि देश के इतिहास में किसी SC/ST फैमिली के 3 मेंबर एक साथ एक ही वक्त में पार्लियामेंट के मेंबर रहे हों? मोदी ने कहा, हकीकत यह है कि जो लोग जाति की बात करते हैं, उन्हें किसी जाति या किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला चाहते हैं। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में SC वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? SC वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में ST वर्ग के एक ही परिवार के 3 MP हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी खूब बात हुई। सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ काम करने के इल्जाम लगे, तो इस मुद्दे पर भी मोदी ने सीधा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से देश 40-50 साल पीछे चला गया, इसलिए उन्होंने तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण की नीति को अपनाया। उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के लिए काम करती है। हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर योजना है, उसका हक है, तो उस तक पहुंचना चाहिए। 1 रुपया और 15 पैसा वाला खेल नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। यह है संतुष्टीकरण। अपनी स्पीच खत्म करते करते मोदी ने भविष्य को लेकर एक बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, अभी तो उनका 3रा टर्म ही शुरू हुआ है, इसके बाद भी वो भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में पूरी ताकत के साथ काम करते रहेंगे। ये तो अभी हमारी 3री ही टर्म है।
हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। आज के नरेंद्र मोदी के भाषण को समझने के लिए इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो उन्होंने राहुल गांधी और केजरीवाल को आड़े हाथों लिया, SC/ST का जिक्र करते हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका को लपेट लिया, परिवार के 3 MPs गिनाकर राहुल के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया। गरीब की बात किसे बोरिंग लगी, अर्बन नक्सल की भाषा कौन बोलता है, ये भी समझा दिया। शीश महल और जकूजी का जिक्र करके केजरीवाल की नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी का दूसरा फोकस गरीब पर था। मोदी ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ समझाया कि उनकी सरकार ने जो काम किए उनसे गरीब आदमी का कितना पैसा बचा। जब घर बने, शौचालय बने, नल से जल मिला, सस्ती दवाई, सस्ती पढ़ाई मिली, तो इससे क्या फायदा हुआ। LED बल्ब जैसी योजनाओं से कितनी बचत हुई। मोदी ने यह भी एक्सपोज किया कि सरकार का जो पैसा बचा उसका इस्तेमाल कैसे गरीब कल्याण के लिए किया गया। लगे हाथ मोदी ने यह भी याद दिला दिया कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है, उसमें से 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं। मोदी ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इस परिस्थिति को कैसे बदला और कैसे पूरा का पूरा रुपया गांव तक पहुंचता है। मोदी का तीसरा फोकस युवाओं पर था। युवाओं के लिए स्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर ओपन होने से कैसे रोजगार के नए नए अवसर पैदा हुए। गेमिंग और रोबो पर जोर देने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज कैसे पैदा हुई। स्टार्टअप इंडिया ने नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होना कैसे सिखाया। और इसके पीछे राहुल गांधी द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब भी था। लेकिन मोदी का फाइनल कमेंट राहुल को सबसे ज्यादा चुभा होगा। जब मोदी ने कहा भी तो हमारा तीसरा टर्म है, तब मोदी ने राहुल को इनडायरेक्टली कन्वे कर दिया उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, पिक्चर अभी बाकी है। अब नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। संगम नगरी में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रयागराज पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा लिया और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा खुलासा किया। योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसके पीछे साजिश के संकेत मिले हैं। चूंकि कल राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत हुई है, आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि यूपी की सरकार महाकुंभ के हादसे में मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि मौनी अमावस्या के हादसे के बाद से 15,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ में 29 जनवरी को भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के हादसे पर सीधा सीधा साफ साफ जवाब दिया। योगी ने कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता तो चाहते थे कि वाकई में महाकुंभ में हजारों लोग मारे जाएं। इन गिद्ध दृष्टि वालों की उम्मीद पूरी नहीं हुई, इसलिए अब सनातन को बदनाम कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। योगी ने कहा कि सरकार मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे की जांच करवा रही है, साजिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद साजिश करने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे और ऐसे लोगों को यूपी में सजा कैसे मिलती है ये सबको पता है। जहां एक और पूरा देश और पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन दलों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है, यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। महाकुंभ के हादसे के पीछे अगर कोई साजिश थी तो ये बहुत ही गंभीर बात है। इस तरह की घिनौनी साजिश करने वालों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ ने इस बात की तरफ इशारा किया है तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन में इस बात के सबूत मिले होंगे। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ बहुत दिन बाद बोले, लेकिन खुलकर बोले, क्योंकि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर लगातार योगी और उनकी सरकार पर हमले कर रहे हैं। योगी और उनके साथियों को निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए वाकई में मुख्यमंत्री नाराज थे। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि यूपी सरकार हादसे में मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि 100 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे, तैयारी उसके हिसाब से की गई है, लेकिन 29 जनवरी को जो हादसा हुआ उससे सरकार के दावों की कलई खुल गई। अखिलेश ने कहा कि अब महाकुंभ की जिम्मेदारी आर्मी को सौंप देनी चाहिए और सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर सभी दलों के नेताओं के सामने मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हुए हादसे के बारे में पूरी डिटेल रखी जानी चाहिए। हालांकि जब बीजेपी के सांसदों ने अखिलेश यादव के आरोपों को गलत बताया, उनकी बातों का विरोध किया, तो अखिलेश ने कहा अगर बीजेपी के नेता उनके आरोपों को गलत साबित कर दें तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार हादसे में मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। दूसरा, सरकार ने 100 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा किया था। तीसरा,
मौनी अमावस्या के दिन हादसे के बाद सरकार ने महाकुंभ की साधु संतों की परंपरा को तोड़ा, साधु संतों के अमृत स्नान को रोक दिया। अखिलेश यादव के इन तीनों आरोपों पर योगी आदित्यनाथ ने पॉइंट वाइज जवाब दिया, करारा जवाब दिया। और इसके साथ साथ योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चरित्र सनातन विरोधी है, इसलिए खड़गे हों या अखिलेश यादव, ये लोग सनातन को अपमानित करने का, सनातन के खिलाफ साजिश करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। लेकिन अब ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। यही स्थिति इन्होंने, मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे, और मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि पिछले 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। जो लोग ये गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया, सरासर गुमराह करने वाला है। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए, और फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई दोपहर के बाद, सभी अखाड़े और पूज्य संतजन, आचार्य महामंडलेश्वर, वे इस स्नान का हिस्सा बने और वही परंपरागत तरीके से सभी स्नान भी हुए। महाकुंभ में जो दुखद मौतें हुई उनको लेकर अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आरोप लगाए थे वो गंभीर हैं। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि हजारों लोग मारे गए तो शक तो पैदा होता है। 4 दिन से योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आज उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। योगी की बातों से यह साफ हो गया कि उन्होंने इस हादसे में मरने वालों या घायल होने वालों की संख्या छुपाने की कोशिश नहीं की, वो पहले ही बता दी थी। और हजारों की मौत की बात करने वाले सरासर झूठ बोल रहे हैं। असल में योगी का प्रयास था कि पूरा का पूरा महाकुंभ बिना किसी नुकसान के शांति से निकल जाए, लेकिन उनके विरोधियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। इसलिए योगी को शक है ये घटना एक साजिश थी। दूसरी बात है कि घटना वाले दिन साधु संतों ने अपना अमृत स्नान स्थगित कर दिया था। उस दिन हुए हादसे को लेकर उन्होंने पहले भीड़ को डुबकी लगाने का अवसर दिया। इसको लेकर अखिलेश ने कहा था कि सनातन की परंपरा टूट गई। योगी की बातें सुनकर साफ हो गया कि एक तो यह फैसला साधु संतों का था, दूसरा शुभ मुहूर्त में साधु संतों का स्नान हुआ, परंपरा का पालन हुआ। अब इस पूरे मामले में 2 बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह कि अगर दुर्घटना के दिन प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी ना दिखाती तो
जानों का और ज्यादा नुकसान हो सकता था। दूसरा, संगम के तट पर जो दुर्घटना हुई उसको लेकर सनातन पर प्रश्न उठाना ये किसी को शोभा नहीं देता। अब महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाएंगे और जब से यह खबर आई है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को काफी मिर्ची लगी है। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे और योगी ने बताया कि पिछले 22 दिन में 38 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आज भी संगम में 74 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा स्नान किया। बड़ी बात यह कि आज महाकुंभ में भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश को लेकर संगम तक गए। दोनों नेताओं ने संगम में डुबकी लगाई, फिर पारंपरिक तौर पर गंगा पूजन भी किया। इसके बाद भूटान नरेश ने अक्षय वट के दर्शन किए, बड़े हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर योगी ने अफसरों के साथ मीटिंग की। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए किए गए इंतजाम और मेला क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट के कदमों को रिव्यू किया। योगी ने कहा, वैसे तो महाकुंभ में 3 बड़े अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि का स्नान बाकी है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। योगी ने कहा, भी महाकुंभ 22 दिन और चलेगा और श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इस बार के महाकुंभ में रिकॉर्ड बनेगा। योगी ने कहा कि वो विश्वास दिलाते हैं कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस भक्त प्रशासन के निर्देशों का पालन करते रहें, व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, जिससे सब कुछ श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हो जाए और सभी श्रद्धालु खुशी खुशी सुरक्षित अपने अपने घर लौट जाएं। महाकुंभ में 3 बड़े अमृत स्नान हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ इसलिए नहीं गए क्योंकि इन मौकों पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। अगर प्रधानमंत्री इस मौके पर वहां जाते तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए मोदी ने तीनों बड़े स्नान बीतने के बाद महाकुंभ में जाने का फैसला किया। हालांकि 5 फरवरी का दिन मोदी ने सोच समझकर तय किया है। असल में कल माघ महीने की अष्टमी है। आजकल गुप्त नवरात्रि चल रही है, कल गुप्त नवरात्रि की भी अष्टमी है। मोदी देवी के उपासक है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखते हैं, अष्टमी का पूजन करते हैं। इसीलिए मोदी ने गुप्त नवरात्र की अष्टमी को महाकुंभ में डुबकी लगाने का निर्णय लिया। लेकिन कल दिल्ली में वोटिंग होनी है, इसलिए कल महाकुंभ में मोदी की डुबकी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशानी है। कल सुबह 7 बजे से दिल्ली में वोटिंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ 10 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस का काम काफी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की 25 एफआईआर दर्ज की है। 1835 लीटर शराब के साथ बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया और इसकी वजह है कि कल रात पुलिस ने कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद आज दिन भर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोपों का दौर चलता रहा। शाम होते होते अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गए। केजरीवाल, आतिशी और राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग के अफसरों से मुलाकात की और उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि वोट से पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को डराया जा रहा है, वोट डालने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है। हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे
दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह हो सकता है कि लोग घर से डर के मारे दहशत में वोट डालने ना निकलें। तीसरी बात थी कि ये आशंका है कि बड़े स्तर के ऊपर आज रात को पैसे देके या डरा धमका के लोगों के काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। कैंपेन भले ही थम गया हो, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। नेता घरों पर नहीं बैठे हैं। दोनों पार्टियों के बीच रात भर सड़कों पर झगड़ा झंझट चलता रहा। सबसे ज्यादा हंगामा कालकाजी सीट पर हुआ। यहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने रमेश विधूड़ी मैदान में हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी के परिवार के लोग उनके कार्यकर्ताओं और वोटर्स को धमका रहे हैं। आतिशी ने कहा कि रात में उन्हें खबर मिली कि जे कैंप गिरिनगर में रमेश विधूड़ी के भतीजे मनीष विधूड़ी मौजूद हैं। मौके पर पहुंच गई, पुलिस को बुलाया, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उल्टे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौके से भगा दिया। आतिशी ने इल्जाम लगाया कि जब वो लौट रही थी तो विधूड़ी के भतीजे अनुज विधूड़ी भी उन्हें प्रचार सामग्री बांटते हुए मिले। उनके साथ विधूड़ी के 3 और रिश्तेदार भी थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी वहां से भगा दिया। कार भी चेक नहीं की। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवाल किया तो पुलिस ने शिकायत करने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई की, 6 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा। आतिशी ने कहा कि बीजेपी को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, खुलेआम कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया जा रहा है, चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, दिल्ली की जनता सब देख रही है और इसका जवाब अपने वोट से देगी। कल शाम को हमें खबर मिली कि रमेश विधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई, लेकिन कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। एक और गाड़ी में रमेश विधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज़ हैं हमारे पास। जब एसएचओ वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अनुज विधूड़ी को वहाँ पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहाँ से सबके सामने फरार करवा दिया। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश विधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस से सफाई मांगी गई तो पुलिस ने जो बताया वो वर्जन बिल्कुल अलग था। साउथ ईस्ट के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक तरफा नहीं है। कालकाजी में बाहर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता मिले उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में आतिशी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि आतिशी के साथ भी 30 से 40 कार्यकर्ता थे, 10 गाड़ियों का काफिला था। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। हमने जब कॉल आई तो हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। उसमें जो एफएसटी के हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनसे कंप्लेंट पे हमने जो है 2 लोगों के अगेंस्ट में जो कार्यकर्ता नहीं थे बीजेपी के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर से आए हुए थे, उनके अगेंस्ट में हमने कार्रवाई की। उसके बाद जो दूसरी कॉल थी उसमें हमने पाया कि वहाँ पे 40 एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रखे थे और 10 गाड़ियाँ थी। बार बार निवेदन करने के बाद भी ये लोग वहाँ से नहीं हिले और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं उनका उल्लंघन करते रहे। तो इस पे एक कार्रवाई हमने इनके अगेंस्ट में की। दूसरा, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कुछ कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के थे, इन्होंने हमारे कांस्टेबल के साथ में दुर्व्यवहार किया, तो उस पर भी हमने जो है एक
कानूनी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री की बात करें तो उनके खिलाफ भी क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? हाँ जी, उनका नाम भी उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और वायलेशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर एंड एनसीसी। जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं 5 से ज़्यादा की असेंबली नहीं हो सकती है, वो उसका उल्लंघन था। ये बात सही है कि पुलिस ने आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन आतिशी का यह आरोप गलत है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आतिशी के बयानों में भी फर्क दिखाई दिया। पहले उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी का भतीजा रात में कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहा था, फिर कहा कि भतीजा नहीं, रमेश बिधूड़ी का बेटा था। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी की इस गलती को पकड़ लिया। उन्होंने कहा उनका एक बेटा विदेश में है, दूसरा बेटा कल रात कालकाजी में था नहीं। इसके बाद बिधूड़ी ने कहा कि हकीकत यही है कि आतिशी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इलाके में गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आतिशी को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया। वो खुद फंस गई। वो कल काफिला लेकर उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में कोई 40-50 बैड एलिमेंट्स उनके साथ होंगे और वहां पर हमारे कार्यकर्ता अपने घर के सामने बैठे हुए थे। उनमें से एक कार्यकर्ता को उठा लिया कि ये रमेश बिधूड़ी का भतीजा है, इसका नाम मनीष बिधूड़ी है, इसको पुलिस गिरफ्तार करे। एसएचओ ने उसको अपनी गाड़ी में उठा लिया है। एसएचओ पुलिस स्टेशन लेकर गया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इंक्वायरी की, वो मेरा भतीजा ही नहीं था। आज उसी को आतिशी ने फिर कंडम करके कहा है, उसी फोटो को करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुझसे गलती होगी। ये दिनेश चौधरी संगम विहार में रहता है, तो वो खुद गुंडागर्दी करके हमारे कार्यकर्ताओं को थ्रेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके तुरंत बाद रास्ते में लोगों की कार रोककर उनके कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे थे। कालकाजी के रहने वाले मिस्टर कुबेर शर्मा हैं, उनकी गाड़ी रोके वो शादी में से आ रहे थे। 2 घंटे उनको डिटेन करके रखा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस आने के बाद उन पर दबाव बनाती रही, बाहर निकलो तलाशी लेंगे, बाहर निकलो तलाशी। वो डर गया। 2 घंटे वो कार में ही कैद रहा लॉक लगा के। पुलिस ने उसको हटाने की कोशिश की तो कह नहीं, ये रमेश बिधूड़ी के लोगों की गाड़ी चेक करनी है। फिर उस गाड़ी की चेकिंग की गई, उस गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने जब उनको कहा निकलने के लिए, इनकी गाड़ी को निकलने दो आप, उन्होंने पुलिस के इंस्पेक्टर एसएचओ से हाथापाई करनी शुरू कर दी। फिर पुलिस ने उनको उठाकर थाने ले गई और आतिशी जी वहां खुद उनके साथ मौजूद थी, इसलिए आतिशी जी के खिलाफ काफिला लेकर चलने पे और उस काफिले को छोड़कर वो फिर वहां पहुंच गई, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई आतिशी जी पे। तो कंप्लेंट आतिशी ने की, पहले कंप्लेंट पहले हमने की। पुलिस ने उनके काफिले को उनको गिरफ्तार नहीं किया, भगा दिया। इसकी बात तो चुनाव के बाद करेंगे, पुलिस वालों से जवाब लेंगे। ये पुलिस ने उनका फेवर करने की कोशिश की थी। उनको लगा दोनों तरफ से मैं फंस गई हूं, तो कह रही है हमने कंप्लेंट की। चुनाव में गड़बड़ी का डर बीजेपी को भी है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बीजेपी के सपोर्टर्स के नामों को सस्पिशियस कैटेगरी में डाल दिया जाए, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता कल वोट ही न डाल पाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा ने कई बूथ की वोटर लिस्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में जाकर जो वोटिंग लिस्ट जमा कराई है, उसमें बहुत से लोगों के नामों के आगे लिख दिया गया है या तो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। बीजेपी के नेता ऐसे कई लोगों को अपने साथ लेकर आए वोटर लिस्ट में जिनके नाम के आगे एब्सेंट या डेड लिखा है। वीरेंद्र सचदेव ने कहा ऐसे लोग कल जब वोट डालने जाएंगे तो उन लोगों को वोट देने से रोका जाएगा, उनके पहचान पत्र की जांच की जाएगी। इससे पोलिंग बूथ के बाहर लाइनें लगेगी, पोलिंग परसेंटेज गिरेगा और ये केजरीवाल की साजिश है। और इनकी तरीका क्या है? कानून ये कहता है कि अगर ये लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर मान लेता है कि हाँ भाई ठीक है, और इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद जब बूथ में वो लिस्ट होगी, मान लो गोविंद भारद्वाज वोट डालने गए, अपना आधार कार्ड लेके गए, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा कि हमारी लिस्ट में तो एब्सेंट है। तो वहां जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो गोविंद जी को कहेगा कि अपना प्रूफ ये लाओ, एक और दिखाओ। तो इस तरह का जो वोटर होता है वो जब वापस जाता है तो दोबारा वोट डालने नहीं आता है। मान लो गोविंद जी वहां अड़ गए कि नहीं मेरा तो वोट बना हुआ है, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरा वोट है, तो वोटर लिस्ट, वोटर जो काउंटिंग बूथ सेंटर है उस पर इतनी लंबी लाइन लग जाए। ये वो वोट है जहां बीजेपी को जीतना है, ये वो बूथ है जहां बीजेपी जीत सकती है, तो वहां इतनी लाइन लग जाए कि वोट परसेंटेज कम हो जाए। ये है आम आदमी पार्टी का क्या है खेल। पोलिंग से पहले चुनाव आयोग से शिकायतें करना, राइवल पार्टी पर तरह तरह का आरोप लगाना आम बात है, लेकिन इलेक्शन ठीक से हो जाए इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं,
ये देखेंगे तो लगेगा गड़बड़ होने का कोई चांस तो नहीं है। दिल्ली पुलिस के 42,000 जवान, 42,000 जवान इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होंगे। आर्म्ड फोर्सेस की 220 कंपनियों को दिल्ली में स्मूथ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 52,000 सीसीटीवी कैमरे एक एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। अगर कहीं कोई शिकायत मिली तो 100 मिनट में उस पर एक्शन लिया जाएगा। कल दिल्ली में छुट्टी रहेगी। हर पोलिंग बूथ पर पीने का पानी मिलेगा। कहीं भीड़ हुई तो बैठने के लिए छाया का इंतजाम किया गया है। इस पूरे प्रोसेस में कुल 1 लाख कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव खत्म होने के बाद आरोप नहीं लगेंगे। कुछ लोगों की आदत हो गई है कि चुनाव हारते हैं तो सीधा कभी ईवीएम को तो कभी इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार ने वहां रहने वाले इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के बाद अब अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीय नागरिकों के पहले ग्रुप को भी भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। अमेरिका का C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट 205 भारतीय नागरिकों को लेकर टेक्सास के सैन एंटोनियो से भारत के लिए रवाना हुआ है। ये 205 भारतीय अगले कुछ घंटों में भारत पहुंच जाएंगे। अमेरिका में सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स मैक्सिको के हैं। दूसरे नंबर पर एल साल्वाडोर और तीसरे नंबर पर भारत के नागरिक आते हैं। अमेरिकी सरकार का अंदाजा है कि करीब 7,25,000 इंडियन सिटीजन अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल 18,000 भारतीयों को ही आइडेंटिफाई किया है, जिनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिपोर्ट किया जाएगा, वापस भारत भेज दिया जाएगा। इस मामले में हमारा विदेश मंत्रालय ट्रंप प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले हफ्ते 2 दिन के दौरे पर अमेरिका जाएंगे। 13 फरवरी को मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। इस दौरान ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे इश्यूज पर बात होगी। अमेरिका से इलीगल माइग्रेंट्स का डिपोर्टेशन कोई नई बात नहीं है। ओबामा के टाइम पर भी हुआ और जो बाइडेन के शासन में भी हुआ, पर ट्रंप ने इसे बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी के साथ बिना किसी परवाह किए करने का फैसला किया है। भारत के बारे में शुरू में कह दिया गया था कि इंडिया से आए 18,000 इलीगल माइग्रेंट्स को भेजा जाएगा। इसलिए न तो ये हैरानी की बात है, न इसमें प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश है। हम तो क्या कोई भी मुल्क अमेरिका से ये कैसे कह सकता है कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वालों को वापस क्यों भेजा गया। इसलिए इस मामले में भारत की ताकत या विदेश मंत्रालय की कुशलता वैलिड नहीं है, उससे जोड़ कर नहीं देखना चाहिए इसको। वैसे भी ट्रंप का स्टाइल सब जानते हैं, वो एक बार जब तय कर लेते हैं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते।